चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इसमें हाइड्रोलॉजी में हम एक तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और आपका आ जाएगा इसमें रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। रन ऑफ में आपके फिर और भी कुछ टॉपिक्स हैं उसी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेजर जो हमने पढ़ना है हाइड्रोलॉजी में, यही टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक और है आपका, दैट इज वेल हाइड्रोलिक्स। ठीक है, दैट इज वेल हाइड्रोलिक्स, आपका ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे होता है, कौन कौन सी जोन है हमारे ग्राउंड वाटर की, और उसके अलावा आपका वेल्स के बारे में, वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका हाइड्रोलॉजी से। ठीक है, हाइड्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हाइड्रोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी। तो बता सकते हैं मेरे को हाइड्रोलॉजी होता क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, ठीक है, लॉजी इज स्टडी एंड हाइड्रो इज वाटर, मतलब स्टडी ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर। ठीक है, स्टडी ऑफ वाटर। अब किस तरीके की स्टडी, कौन सा वाटर, ठीक है ना। तो बेसिकली किस 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 तरीके से आपका वाटर अर्थ सरफेस पे आ रहा है, इसकी देख डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। बात में ठीक है, बड़ी और ये सर्कुलेट कैसे हो रहा है, दैट इज योर हाइड्रोलॉजी। ठीक है ना, तो इट इज बेसिकली, हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली साइंस ऑफ water, it is the science of water which which deals with which deals with the occurrence, comma, circulation and and distribution of water and distribution of वाटर। ठीक है ना, तो हाइड्रोलॉजी के आगे कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वाटर जो है, इट अकर्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, उसकी सर्कुलेशन कैसे है, कैसे सर्कुलेट होता है, और आपका इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज योर हाइड्रोलॉजी, दैट इज योर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है, तो कोई बता सकता है व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इवेपोरेशन ट्रांसफर बाकी प्रेसिपिटेशन वगैरह होती है, वो जो साइकिल होता है ना, पानी से राइट गुजरता है उसका साइकिल राइट होता राइट। जो आपका वाटर सर्कुलेशन का जो साइकिल है, बेसिकली आपका ग्राउंड से, अर्थ से आपके क्या वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब लिक्विड से ये गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, इवेपोरेट हो रहा है, जा रहा है आसमान में, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड से वापस रेनफॉल हो रही है, वापस अर्थ पे आ रहा है। तो ये साइकिल जो पूरा है, अर्थ से लेके एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पे आना वाटर का, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब आपका वाटर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है पहले फेज में, मतलब लिक्विड से गैसेस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस से फिर वापस क्या लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस पूरे सर्कल हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट इज द साइकिल in which in which water water moves from one phase one phase to another one phase to
another to another, having different residence time, having different residence time in each phase, in each phase। ठीक है, यहां पर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, it is the movement of water from earth to एटमॉस्फेयर। अर्थ से एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा? वाया इवेपोरेशन। ठीक है, वाया इवेपोरेशन। ठीक है ना, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ अगेन। ठीक है ना, ध्यान रखना, वापस अर्थ पे वापस आएगा, क्योंकि साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब आप इनिशियल पॉइंट पे वापस आप आ जाते हो। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो वापस वहां पे होगा, तभी आपका साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर वापस अर्थ पे आ रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसके बाद आपने एक टर्म यहाँ पढ़ी है आपने, दैट इज रेसिडेंस टाइम। दैट इज रेसिडेंस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज रेसिडेंस टाइम। व्हाट इज रेसिडेंस टाइम? क्या होगा रेसिडेंस टाइम? कि एक फेज में वाटर कितनी देर एक फेज में रह रहा है, मतलब या एक फेज से दूसरे फेज में जाने में कितना टाइम उसको लग रहा है, दैट इज योर रेसिडेंस टाइम। ठीक है ना, तो रेसिडेंस टाइम क्या हो गया? इट इज दी, ये किसी के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, किसका माइक है? टाइम टेकन बाय द water to move or cross one ट्रांजिशन टाइम भी बोल सकते हैं इसको। यार अब नाम इसको रेसिडेंस टाइम दिया हुआ है, तो जो दिया है टाइम उसी के साथ स्टिक करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर। ठीक है, one particular time taken by the water to move across one particular phase of hydrological cycle। ठीक है, दिस इज योर रेसिडेंस टाइम, मतलब कितनी देर वो लिक्विड फेज में रहा, कितनी देर वो आपका गैसेस फेज में रहा। ठीक है ना, तो दैट इज योर रेसिडेंस टाइम। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है ना, तो अब नेचुरल सी बात है आपका जो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मतलब अर्थ से ये एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है? बाय इवेपोरेशन और इवेपोरेशन और आपका एटमॉस्फेयर से वाटर अर्थ पे कैसे आ रहा है? वाया प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, इट इज एन एंडलेस साइकिल। इवेपोरेशन हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक एंडलेस साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है ना, आपकी किसी जगह से इवेपोरेशन होती है, वाटर जाता है आपका एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स ट्रेवल करते हैं, उसके बाद आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वो मैंने शायद आपको नोट्स पहले भी दिए हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, वो प्रेसिपिटेशन होने के अलग अलग आपके फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके से कंडीशन आती है तो उस तरीके से आपकी क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो बेसिकली ये एंडलेस साइकिल है जो आपका चलता रहता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चीज में आती है। ठीक है, एक दो नोट्स पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब इवेपोरेशन ज्यादा कहां पे होगी? अर्थ सरफेस पे ज्यादा होगी या फिर आपकी कोस्टल एरियाज में या समुद्र में, सी में ज्यादा होगी? इवेपोरेशन कहां पे ज्यादा होगी? सी में सर। ऑब्वियस सी बात है, जहां वाटर ज्यादा अवेलेबल है, जहां वाटर सरफेस ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा होगी। एग्जैक्टली। तो इन ओशंस evaporation is greater than precipitation
is greater than precipitation, and difference is, and it is approximately 9% more. ठीक है, ओशंस में जो आपकी इवेपोरेशन है, इट इज 9% मोर देन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये जो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, किसकी वजह से ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो रहा है, किस वजह से आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो रहा है? सर डिफरेंट वेव्स का डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है? सन से। बिकॉज ऑफ सन। तो बेसिकली जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज योर सन, ठीक है ना। तो बेसिकली सन इज द source of energy which drives the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसके पीछे जो बेसिक रीजन है, जो बेसिक कॉज है, दैट इज योर सन, ठीक है, दैट इज योर सन, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट इज कैचमेंट एरिया। ये इरिगेशन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया तो बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज अ कैचमेंट एरिया? व्हाट इज अ कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया बेसिकली वो एरिया है जो किसी रिवर को या स्ट्रीम को वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब कितने एरिया में से जो वाटर है आपका किसी स्ट्रीम में या रिवर में आके मिल रहा है, दैट इज इट्स कैचमेंट एरिया। जैसे हमारी तवी है, तवी में बारिश होती है, पानी आ जाता है। पानी कहाँ से आता है? बेसिकली बारिश हो रही है पहाड़ियों में, पहाड़ों से जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है वो आगे किस में मिल रहा है? तवी में मिल रहा है। तवी में फिर पानी आपका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कैचमेंट एरिया इज नथिंग बट द एरिया which contributes to a particular stream or river, it is called catchment area, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे एक बेसिक सी डायग्राम बनाता हूँ, बचपन में हर किसी ने ये डायग्राम ड्रॉ की होगी। ऐसे ये पहाड़ है, और बीच में से ऐसे रिवर आ रही है, फिर यहाँ पे घर बनाया होता है एक छोटा सा, ऐसे बनाते थे बचपन में, ठीक है ना। तो बेसिकली जब बारिशें होती है, लेट्स सपोज ये बारिश हो रही है, यहाँ पे इस पूरे एरिया में बारिश हो रही है, तो ये जो लेट्स सपोज ये पीक है, इसके इधर इधर जो बारिश होगी, इसका सारा पानी कहाँ पे आएगा? इधर नीचे की तरफ, राइट, क्लियर है। ये सारा पानी कहाँ पे? नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये जो सारा एरिया है, यहाँ वाला जो ये सारा एरिया है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू दिस स्ट्रीम, तो इस स्ट्रीम का क्या बन गया? ये सारा क्या बन गया? कैचमेंट एरिया। ये क्या बन गया आपका? कैचमेंट एरिया। मतलब एक स्ट्रीम या एक रिवर में, कोई किसी भी वाटर सोर्स में आपका पानी कितने एरिया में से आ रहा है, दैट इज इट्स कैचमेंट एरिया, ठीक है। क्लियर है चीज? सर इसमें कैचमेंट एरिया का जो सोर्स ऑफ वाटर होगा वो सिर्फ रेनफॉल ही होगा या ग्लेशियर भी हो सकता है? नहीं, देखो, वाटर कहीं से भी आ सकता है, वो ग्लेशियर भी हो सकता है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पहाड़ियां आपकी, बर्फ पड़ी है सर्दियों में, गर्मियों में बर्फ पिघली, बर्फ जैसे ये पहाड़ है, लेट्स सपोज दीज आर स्नो कैप्ड, यहाँ तक आपकी बर्फ पड़ी है पूरी। अब गर्मी आएंगी तो ये वाटर पिघ आपका क्या होगा? आइस मेल्ट होगी, तो ये भी आपका क्या वाटर कंट्रीब्यूट करेगा, समझ गए? तो बेसिकली वो पूरा एरिया जो किसी भी पर्टिकुलर वाटर सोर्स को वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वाटर कहीं कैसे भी हो, स्नोफॉल से भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता, हाँ, रेनफॉल पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कितना एरिया वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज योर कैचमेंट एरिया, ठीक है ना। तो कैचमेंट एरिया इज नथिंग बट एरिया contributing
या फिर ड्रेनिंग, contributing or draining water into a water source, ठीक है, जो कि एक रिवर, एक स्ट्रीम, एक लेक, कुछ भी हो सकती है, into a water stream is known as catchment area, और हम इसको वाटर शेड भी बोलते हैं, हम इसको वाटर शेड भी बोलते हैं, ठीक है ना, वाटर शेड भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है सर 1 मिनट ऊपर करना सर। ठीक है, इसको हम वाटर शेड भी बोलते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है आपका बेसिकली जो पूरा डील करता है, IWMP, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जेई भी लगे होंगे इसमें, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका ये वाटर आ रहा है, आपका जो आपका कैचमेंट एरिया से वाटर आ रहा है, इसको ट्रैप करके क्या करते हैं, वहां पे पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, ताकि ये वाटर रन ऑफ, फ्लो ना कर जाए, कहीं पे वेस्ट ना हो जाए। हम हो गया सर। बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, बेसिकली वाटर शेड प्रोग्राम में करते क्या है, इसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं, छोटे छोटे हम जो गांव वगैरह में ना, गांव वगैरह में कच्चे वो पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसका साइड से हम जो साइड स्लोप्स हम क्या करते हैं, पक्की करते हैं, लेकिन जो बेड होता है उसको हम कच्चा ही रखते हैं, ताकि वाटर क्या करे, आपका ग्राउंड वाटर में क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, वापस आपका ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये आया हमारा व्हाट इज दिस इज योर कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो आपकी माउंटेन है, लेट्स सपोज जो हमारा ये एरिया है, ये माउंटेन है आपके, ये बात करें, ठीक है, इसका ये तो सिर्फ एक, मतलब ये पहाड़ तो पूरा से लंबा होगा ना, यहाँ से तो हमें सिर्फ एक इसका सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, जो पीक है, जो इसकी पीक है, जहां से वाटर आपका, अब यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, यहाँ स्नोफॉल हो रही है, तो ये स्नोफॉल जो होगी, इसका आधा पानी इस तरफ जाएगा और आधा पानी इस तरफ जाएगा, राइट, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिज लाइन है, जो ये पहाड़ है, जो ये रिज है या जो पीक है, जैसे इधर भी होगा आपका, यहाँ पे स्नोफॉल होगी, आधा पानी इधर जाएगा और आधा पानी इधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो ये रिज है, जो ये पीक है, इट इज बेसिकली डिवाइडिंग टू कैचमेंट्स, ये दो अलग अलग कैचमेंट बना रहा है, राइट। यहाँ वाला, ये जो ये वाला है, ये वाला एरिया, ये अलग कैचमेंट बन जाएगा और ये अलग कैचमेंट बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो रिज लाइन होती है, तो ये आपकी रिज लाइन है, इट इज बेसिकली डिवाइडिंग, क्या कर रही है, इट इज बेसिकली डिवाइडिंग टू कैचमेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन जो बेसिकली दो कैचमेंट्स को डिवाइड करे, इसे हम बोलते हैं रिज लाइन और वाटर डिवाइड, ठीक है ना। तो आपकी लाइन, a line demarcating two catchment areas from one another is known as ridge line और वाटर को जो डिवाइड कर रही है दो एरियाज में, वाटर डिवाइड और सिंपली डिवाइड ठीक है। तो एक लाइन जो दो कैचमेंट एरियाज को डिफरेंशिएट कर रही है, जो कैचमेंट एरियाज को डिवाइड कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिज लाइन और वाटर डिवाइड, ठीक है। इसका मतलब लेट्स सपोज मैं इसकी एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ, इसका साइड व्यू ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ठीक है, ऐसे ये लंबे से आपके पहाड़ है, लेट्स सपोज, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। ये क्या आ गई,
ये जो ये टॉप लाइन है, ये रिज टॉप लाइन, लाइन है, ये क्या आ गई, दिस इज योर रिज लाइन, दिस इज योर रिज रिज लाइन, लाइन। ठीक है। अब जब प्रेसिपिटेशन होगी, स्नो आपकी लेट सपोज आपकी रेनफॉल होगी जब, ठीक है, अब क्या होगा, आधा वाटर जो होगा वो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, जाएगा, राइट, और जो आधा वाटर होगा वो ये जाएगा ऑपोजिट इसकी साइड, तरफ। राइट, ऑपोजिट साइड, ऐसे ठीक है। अब एक चीज देखो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग क्या बन जाएंगी, आपकी स्ट्रीम्स बन जाएंगी, जहां जहां से पानी को रास्ता मिलेगा, जहां जहां से पानी को रास्ता मिलेगा, पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जहां जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से पानी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इरिगेशन वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरिगेशन वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब हमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था, आपको नोट्स में दिया होगा मैंने, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, इरिगेशन कैनाल्स, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग टाइप के कैनाल लिखे हुए हैं। पहला आता है आपका रिज कैनाल, सेकंड आता है आपका कॉन्टूर कैनाल, थर्ड आता है आपका साइड स्लोप कैनाल, ठीक है, रिज कैनाल, कॉन्टूर कैनाल एंड साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। ये जो मैंने सबसे पहले नोट्स दिए थे ना आपको इरिगेशन के, ठीक है, उसमें ये टॉपिक था आपका, जिसमें अलग अलग टाइप के कैनाल्स के बारे में बात की है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब रिज कैनाल कौन सा होगा रिज कैनाल, देखो नाम से ही समझ आ रहा है यार, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका बेसिकली जो आपका रिज लाइन के जिसकी अलाइनमेंट अलोंग द रिज लाइन होगी, दैट विल बी योर रिज कैनाल, दैट इज योर रिज कैनाल। और हम इसको हम वाटरशेड कैनाल भी बोलते हैं, इसको हम वाटर शेड कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज अलाइनमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, अलाइनमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो जब हमारा कैनाल अलोंग द रिज लाइन, अलोंग द एक आ गया, लेट्स सपोज ये आ गया एक हमारा कैनाल जो चल रहा है अलोंग द रिज लाइन, ठीक है, अलोंग द रिज लाइन, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो रिज लाइन पे कैनाल होगा, ठीक है, जो आपका रिज लाइन पे कैनाल होगा, अब लेट सपोज इसका वाटर हमने यूज करना है इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। ये तो मैं जैसे पहाड़ की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे छोटे छोटे आपके एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके ऐसे रिज बनते हैं, तो ये जो इसका वाटर होगा, ये क्या करेगा, ये वाटर इस तरफ भी जाएगा और ये वाटर इस तरफ भी जाएगा, राइट, मतलब ये कैनाल दोनों तरफ क्या कर रहा है, वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों तरफ आपका इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है। कौन सा आ गया, रिज कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कॉन्टूर कैनाल की। अब कॉन्टूर कैनाल कौन सा होगा, कोई बता सकता है मेरे को, कॉन्टूर कैनाल कौन सा होगा, वो कैनाल जो अलोंग द कॉन्टूर जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जो अलोंग द कॉन्टूर जाएगा, मतलब एक कोई पर्टिकुलर कॉन्टूर लेवल पकड़ेंगे हम उसमें, और उसके अलोंग क्या करेंगे, हम अपना कैनाल ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज मैंने एक कॉन्टूर लेवल पकड़ लिया यहाँ पे कोई, ठीक है, अब मेरा जो कैनाल होगा वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगा, ठीक है, दिस इज माई कॉन्टूर कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इज साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल कौन सा हुआ, जो अलोंग द साइड स्लोप चलेगा, राइट, मतलब वो आ गया आपका, लेट्स सपोज ये आ गया आपका साइड स्लोप कैनाल, दिस इज योर साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। चलो अब एक एक करके सबको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली जिसमें चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको,
ठीक है। वो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टूर कैनाल की, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वो बात करते हैं हम कॉन्टूर कैनाल की। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कॉन्टूर कैनाल के बारे में देखो, ठीक है। मैं साइड स्लोप कैनाल को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें हमारे कॉन्टूर कैनाल की, ठीक है, तो ये आ गई इसकी अलाइनमेंट अलोंग द इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द साइड स्लोप, ठीक है। हमारी साइड स्लोप नीचे की तरफ है, ये इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टूर कैनाल, ठीक है। अब देखो, जब ये कैनाल चल रहा है, लेट्स सपोज ये कैनाल चल रहा है, बारिशें हुई, अब क्या होगा, आपका रेन वाटर जो है, कैचमेंट वाटर जो है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस वाटर को पास कराने के लिए, कहां से, यहाँ कैनाल से, जब ये इधर आके मीट करेगा तो यहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क देना पड़ेगा, राइट। यहाँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इधर भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, और इधर भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, राइट। इधर क्या करना पड़ रहा है, मुझे क्रॉस ड्रेनेज वर्क देना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं हम रिज कैनाल की। अब ये रिज कैनाल कहाँ पे है, टॉप के ऊपर है, अलोंग द रिज लाइन है, ये ऑलरेडी कहाँ पे, वाटर डिवाइड लाइन पे है। तो जो बारिश होगी, वो आधा पानी चला जाएगा, आधा पानी इधर नीचे की तरफ चला जाएगा, आधा पानी ऑपोजिट साइड चला जाएगा। तो दैट मींस आपके रिज कैनाल में या वाटरशेड कैनाल में आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है चीज। थर्ड आता है आपका साइड स्लोप कैनाल की बात करते हैं। ये आ गया साइड स्लोप कैनाल, एक इधर नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, आपकी जो नेचुरल ड्रेनेज हो रही है, वो भी नीचे की तरफ हो रही है, इधर नीचे की तरफ। और आपका जो साइड स्लोप कैनाल है, ये भी क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो दैट मींस यहाँ पे भी आपके जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होंगे वो कम होंगे। हो सकता है एक आधा कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की जरूरत पड़ जाए, जब कोई वाटर आपका थोड़ा सा साइडवेज ट्रेवल करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक आधा कोई आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की जरूरत पड़ जाए, बट यहाँ पे भी आपके जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं वो कम होते हैं। तो दैट मींस जो आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्रॉस एक्वाडक्ट हो गया, साइफन हो गया, सुपर पैसेज हो गया, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है, आपका रिज कैनाल में मिनिमम एंड कॉन्टूर कैनाल में क्या देंगे, मैक्सिमम। कॉन्टूर कैनाल में मैक्सिमम। दैट मींस जो हमारी बेस्ट अलाइनमेंट है, जो हमारी कैनाल की बेस्ट अलाइनमेंट है, दैट इज योर रिज कैनाल, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेस्ट अलाइनमेंट इज योर रिज कैनाल, ठीक है। ये आपको इरिगेशन के मैंने सबसे पहले नोट्स दिए थे, उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपका जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क में जो आपका कैनाल अलाइनमेंट में जो आपका सबसे बेस्ट अलाइनमेंट है, दैट इज अलोंग द रिज कैनाल। और रिज में क्यों है, क्योंकि हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क वहां पे क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, खर्चा कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। ये आ गया हमारा वाटरशेड। देखो, अब वाटरशेड में जो वाटर जा रहा है, वाटरशेड का जो वाटर जा रहा है, इट कैन आइदर गो टू अ रिवर। अगर आपका लेट सपोज नीचे कोई रिवर है आपके, इट कैन आइदर गो टू सम रिवर, नेचुरल ड्रेन, ठीक है। या फिर अगर आपके वाटरशेड का, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर वाटरशेड का कोई आउटलेट नहीं है, इफ देयर इज नो outlet, if there is no outlet in a catchment
in a catchment area or watershed, ठीक है। लेट सपोज आपका कोई वाटरशेड एरिया है, वाटर बारिश हो रही है, पानी आपका आ रहा है, अब आउटलेट कोई नहीं है बाहर निकलने के लिए। लेट सपोज वहां पे कोई रिवर नहीं है, बाहर निकलने के लिए कोई आउटलेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा ये बता सकते हैं मेरे को? सर पॉन्ड बन जाएगा वहां पे। हाँ, वहां पे आपकी लेक बन जाएगी, समझ रहे हो? वहां पे आपका पॉन्ड या फिर कोई आपकी लेक बन वाटर बॉडी। जाएगी, ठीक है। इसका मतलब if there is no outlet in a catchment area or watershed, then झील बन जाएगी वहां पे। then a lake is formed, या फिर और water seeps underground, ठीक है। यहाँ तो पानी आपका नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या फिर वहां पे क्या होगा, एक लेक बन जाएगी, या फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी एक लेक बन जाएगी, ठीक है। क्लियर ये चीज? क्लियर ये चीज? अगर आपके कैचमेंट है वाटरशेड का कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है। यूजुअली आउटलेट्स तो होते ही हैं, पर इन केस अगर आउटलेट नहीं है तो वहां पे क्या बन जाएगी, आपकी लेक बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन आती है जिससे हम बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है। वाटर, जैसे हम इसी लेक की बात करें, बारिश हुई, पानी आ गया लेक के अंदर, लेक का क्या हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक है। वहीं इवेपोरेशन हुई, वाटर वापस चलेगा कहाँ पे, आपका एटमॉस्फेयर में। आपका क्या हो गया, लेवल फिर कम हो गया, तो दैट मींस वाटर इज नेवर लॉस्ट। जितना इनपुट आ रहा है माइनस आउटपुट कर दो, क्या बन जाएगा, मिल जाएगा को चेंज इन स्टोरेज लेवल, ठीक है। चेंज इन स्टोरेज लेवल, ठीक है ना। तो वाटर, जैसे हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही आपकी ये वाटर बजट इक्वेशन है। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जैसे हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी, जितना आपका डिस्चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही डिस्चार्ज क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बोलता है, मास इनफ्लो, लेट्स सपोज लेक में कहीं वाटर आ रहा है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो, mass inflow minus mass outflow is equal to change in storage level, ठीक है। mass inflow minus mass outflow is equal to change in storage level, ठीक है। क्लियर ये चीज? ठीक है। इनफ्लो के सोर्सेज क्या है? एक लेक में व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनफ्लो? लेक में पानी कहाँ से आ सकता है? रेनफॉल, बिल्कुल सही, बिल्कुल रेनफॉल, बिल्कुल। और आइस मेल्ट से जो पानी आएगा, हाँ, मतलब जो आपका कैचमेंट एरिया से जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। कैचमेंट एरिया से कोई रिवर आ रही है, कोई नेचुरल स्ट्रीम आ रही है, वो वहां पे आके के लेक में आके मिल रही है, ठीक है ना। और आउटफ्लो के क्या सोर्सेज हैं? इवेपोरेशन, सीपेज और सर एग्रीकल्चर के भी यूज कर सकते हैं ना। एग्रीकल्चर के लिए, पानी पीने के लिए आपने कोई वहां पे वो लगाया है, ठीक है ना, हाउस होल्ड यूज के लिए, ठीक है ना। ये सब क्या आ गया आपके मास आउटफ्लो के सोर्सेज। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितना इनफ्लो हो रहा है और जितना हम आउटफ्लो माइनस करेंगे उतना क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टोरेज लेवल, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है। तो one of the main sources of inflow to a lake or to a water body is your precipitation. One of the main sources of inflow to a water body is your precipitation. What is your precipitation? अब precipitation क्या होती है? What is precipitation?
What is precipitation? रेनफॉल, बारिश। देखो सिर्फ बारिश नहीं, किसी भी तरीके से जो वाटर अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश ले लो, स्नोफॉल ले लो, ठीक है ना, कोई भी सोर्स। रेनफॉल इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, समझ रहे हो? जो रेनफॉल है, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ योर प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली precipitation denotes all forms in which water reaches the earth surface, earth surface from एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो वाटर आपका अर्थ सरफेस पे रीच कर रहा है, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अलग अलग फॉर्म प्रेसिपिटेशन की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सबसे पहले आ गया जो हमने सबसे पहले आपने बोला था, जो आपका मेन फॉर्म है, जो मेजर फॉर्म है आपकी प्रेसिपिटेशन की, दैट इज रेनफॉल। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, प्रिंसिपल मोड ऑफ precipitation. It is the principal mode of precipitation. ठीक है, it is the principal mode of precipitation. अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इन इंडिया, क्योंकि कुछ एरियाज में स्नोफॉल ज्यादा होती है, रेनफॉल कम होती है, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या है, आपकी जो प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है, दैट इज योर रेनफॉल। ठीक है, तो रेनफॉल है क्या बेसिकली? It denotes water particles with size ranging from एक ठीक है, तो it denotes water particles with size ranging from 0.5 mm to 6 mm, 0.5 mm to 6 mm। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होगी, ये बता सकते हैं मेरे को? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल? एक घंटे में कितनी बारिश हुई है, कितने अमाउंट में सर फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली इंटेंसिटी होगी रेट ऑफ रेनफॉल, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी बारिश हुई। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी बारिश हुई। तो जनरली हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को मिलीमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं। ठीक है, यूजुअली मिलीमीटर पर आवर में ही करते हैं, सेंटीमीटर बारिश बहुत होती है, ठीक है ना। तो इट इज डिनोटेड इन मिलीमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल
आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के हिसाब से हम रेनफॉल की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे जो आपकी रेनफॉल की क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फर्स्ट आ गई, फर्स्ट इज ए लाइट रेनफॉल, light rainfall when your intensity is less than 0.25 mm 0.25 mm per hour. Second is medium rainfall. Second is medium rainfall. ये क्या है? when your intensity is between 2.5 mm, ये 2.5 mm हो गया, 0.25 नहीं होगा, this is 2.5 mm 2.5 mm per hour, ठीक है। and when your intensity is between 2.5 mm to 7.5 mm per hour, 2.5 mm to 7.5 mm per hour. And third is your heavy rainfall. Third is your heavy rainfall. It is when your intensity is greater than 7.5 mm per hour. When your intensity is greater than 7.5 mm per hour, ठीक है, 7.5 mm per hour। तो बेसिकली हमने इंटेंसिटी के हिसाब से, हमने रेनफॉल की इंटेंसिटी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, रेनफॉल की क्लासिफिकेशन कर दी, ठीक है। लाइट रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल और आपकी क्या आ गई, हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, हाइड्रोलॉजी में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आ गया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ योर रेनफॉल एज पर द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, एज पर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। क्लियर है चीज। और इंडिया में ठीक है, जो रेनफॉल डेटा है इन इंडिया rainfall data is collected every day at 8:30 am, ठीक है, every day at 8:30 am and if the rainfall is more than 2.5 mm, the rainfall is more than 2.5 mm, then that day is considered as rainy day, is considered as a rainy day, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम रेनफॉल के यूनिट्स ले रहे हैं 2.5 mm, ठीक है, मतलब 2.5 mm बारिश हुई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 2.5 mm बारिश हुई, कौन से 2.5 mm, किसके 2.5 mm, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यार आज जम्मू में आपकी 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, आपकी 10 mm बारिश हुई, 9 mm 8 mm बारिश हुई। तो जम्मू में 8 mm बारिश का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है मेरे को? तो वो रेनफॉल पैन होता जो डेप्थ है उसकी आएगी, जो रेनफॉल होगी तो किसी अनडिस्टर्ब्ड प्लेस की। सर जब नेचुरल रेनफॉल जब भी होगी तो उसकी मतलब वो मेजरमेंट करते हैं ना किसी मतलब स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर उसको रिसीव किया जाता है, तो वो रेनफॉल पैन उसमें मेजर करते हैं उसको। रेन गेज एक हम बेसिकली मेजर करते हैं रेन गेज से,
ठीक है ना, जो आपकी बारिश हम मेजर करते हैं दैट इज, उसके हम पढ़ेंगे आगे, हम रेन गेज स्टेशन होते हैं, रेन गेज लगाते हैं, सर उससे जैसे हम तभी मेजर करते तभी हैं। में साइड्स में स्केल्स दिए हुए थे ना कि उसका लेवल कितना बढ़ नहीं गया वो, वैसे ही। हाँ वो तो तभी का लेवल है ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रेनफॉल का जब हम बोलते हैं ना कि इट इज जैसे ये 2.5 mm बारिश हुई है, ठीक है, बारिश तो पूरे जम्मू में हो रही है। लेट्स सपोज मैंने 10 जगह पे रेन गेज स्टेशन लगाए हैं, लेट्स सपोज मैंने 10 जगह पे रेन गेज स्टेशन लगाए, तो रेन गेज में बारिश में मैं बेसिकली रेन गेज के अंदर बारिश मेजर करता हूँ, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल सा पैन होता है आपका, उसके अंदर बारिश होती है, वो कलेक्ट होती है, उसमें हम मेजर करते हैं कि हाँ भाई इतनी बारिश हुई है। बट इस बारिश का ये 2.5 mm का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज, जैसे मैं जम्मू की बात करता हूँ, या जम्मू की बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं जम्मू की बाउंड्री के अलाउंग क्या करूँ, एक पूरी दीवारें खड़ी कर दूं, समझ रहे हो, जो जम्मू की यस पूरी सर। बाउंड्री है वहां पे दीवार खड़ी कर दूं, और जितनी बारिश हो रही है, जितनी बारिश हो उसको सारे को उस एरिया में कलेक्ट करूं, समझ रहे हो, पूरे जम्मू के एरिया में अगर जितनी बारिश हो रही है उसको कलेक्ट करूं, तो वो कितनी हाइट तक पानी, कितनी हाइट तक राइज पानी होगा। जमा होगा, हाँ कितनी हाइट तक वाटर वो राइज होगा, दैट इज योर रेनफॉल। ये 2.5 mm का मतलब है, अगर मैं जम्मू की बाउंड्री में पूरी दीवार खड़ी कर दूं, जो बारिश हो रही है उसको मैं पानी को इकट्ठा होने दूं, ठीक है ना, तो वो 2.5 mm हाइट तक इकट्ठा होगा, समझ रहे हो, तो दैट इज हाइट इज 2.5 mm। तभी हम बारिश को बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है जी, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। 3 सेंटीमीटर कहाँ, किसी भी जगह में, लेट्स सपोज कि श्रीनगर में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो मतलब श्रीनगर को अगर मैं पूरी दीवारें खड़ी कर दूं श्रीनगर के अलॉन्ग और सारा पानी उसमें इकट्ठा होने दूं, तो वो पूरा पानी 3 सेंटीमीटर की हाइट तक जमा होगा। तो अब ऐसा करते तो नहीं है, पर हमने क्या, रेन गेज स्टेशन लगाया तो उसको कैलिब्रेट किया होता है हमने एरिया के हिसाब से। रेन गेज स्टेशन को हमने क्या किया था, कैलिब्रेट किया होता है, हमने क्या किया होता है, एरिया के हिसाब से हमने क्या किया था, कैलिब्रेट किया होता है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो आपका रेन गेज होता है उसमें हम हाइट मेजर करते हैं कि कितनी हाइट तक उसमें पानी इकट्ठा हुआ, तो जितना हाइट में उसमें इकट्ठा किया होता है अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपके पूरे एरिया में उतनी बारिश होती है, ठीक है, समझ आई, ये यूनिट का मतलब समझा, 2.5 mm आपका इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, यस सर। क्लियर है चीज, 2 सेंटीमीटर बारिश, 3 सेंटीमीटर बारिश, ठीक है, क्लियर है चीज, यस सर। ठीक है। तो इंडिया में, इन इंडिया जो एवरेज रेनफॉल है इन इंडिया, इन इंडिया एनुअल एवरेज rainfall varies between 100 to 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल वेरीज बिटवीन 100 टू 120 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर एवरेज जो बारिश होती है इंडिया में, दैट इज 100 टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या हुई, एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या हुई, एक साल की पूरी एवरेज रेनफॉल, एवरेज। ठीक है। तो ये डेटा निकालने के लिए हम करते क्या, बेसिकली एवरेज, एनुअल एवरेज रेंज, जैसे हमने वो पढ़ा था आपका किसमें पढ़ा था, मीन सी लेवल जब निकालते थे, याद है मीन सी लेवल, जिन्होंने सर्वेइंग पढ़ा उनको याद होगा, जो मीन सी लेवल हम निकालते थे, हम क्या करते थे, एन एवरेज हाइट ऑफ टाइड लेते थे आवरली, कितने साल की, पिछले कितने 19 साल का रिकॉर्ड लेते थे हम, 19 19 साल साल। का, हाँ याद है, 19 ईयर्स का हम रिकॉर्ड लेते थे। अगर आपने जो मीन सी लेवल निकालना है उसके लिए हम करते लास्ट 19 ईयर्स का रिकॉर्ड लेते थे, उसका आवरली टाइड हाइट का क्या लेते थे हम, एवरेज लेते थे पिछले 19 ईयर्स का। तो यहाँ पे भी एनुअल एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए, एनुअल एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए लास्ट लास्ट 35 ईयर्स का रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एनुअल एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए लास्ट 35 ईयर्स का हम क्या लेते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है। टाइड्स के लिए 19 ईयर्स और एवरेज एनुअल रेनफॉल के लिए लास्ट 35 ईयर्स का रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो ये आ गया आपका रेनफॉल, दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, second mode of precipitation, that is snow. Second mode of precipitation is snow, ठीक है, second mode of precipitation is snow, ठीक है। अब snow क्या होगी, what is snow, snow क्या है, आपके वाटर क्रिस्टल्स हैं बेसिकली, स्नो है क्या बेसिकली, it is nothing but
crystals of water, crystals of water having density 0.1 gram per centimeter cube reaching the Earth's surface, reaching the Earth surface. ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है? crystals of water having density 0.1 gram per cc reaching the Earth's surface, right? तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी दी है? ध्यान से देखो, डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.1 ग्राम पर cc। दैट मींस वाटर के कितने परसेंट हुई है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम, 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube और 1 ग्राम पर cc। तो इसका मतलब स्नो की डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ स्नो is equal to 10% of डेंसिटी ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, इसकी वाटर की अगर 1 है तो स्नो की क्या होगी? उसकी 10%, 10/100, ये 1 गया तो कितनी होगी? 0.1। दैट मींस डेंसिटी ऑफ स्नो इज ओनली 10% ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए क्या होता है, स्नो होती है, जो आइसबर्ग होते हैं, मतलब वाटर में फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है ना? इसीलिए डेंसिटी ऑफ, इसीलिए आपका जो स्नो होती है, इसीलिए जो आपके स्नो होती है वो क्या करते हैं? आपके फ्लोट करते हैं वाटर में। ठीक है ना? सबने एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा कॉलेज टाइम में, ग्लास में पानी डाल के आइस क्यूब डाले होंगे, ठंडा पानी पीने का मन किया होगा तो कॉलेज में कभी तो ग्लास के अंदर आइस क्यूब डाल के पिया होगा। ठीक है ना? देखा होगा कभी वो आइस क्यूब सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है वाटर के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ जो स्नो है इट इज 0.1 ग्राम पर cc। ठीक है? तो दिस इज द सेकंड मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन। थर्ड बात करते हैं, थर्ड इज ड्रिजल। ठीक है? ड्रिजल क्या होती है? व्हाट इज ड्रिजल? हल्की बूंदाबांदी ना बारिश की वो। हाँ, हल्की बारिश, हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश। तो ड्रिजल को बेसिकली डिफाइन भी इसी तरीके से किया गया है। ड्रिजल को बेसिकली डिफाइन भी इसी, ये क्या है बेसिकली? इट इज द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर having size less than 0.5 mm। क्योंकि अगर 0.5 mm से बड़ा हो गया तो ये क्या बन जाएगा? रेनफॉल बन जाएगी, राइट? रेनफॉल का हमने साइज देखा था ना, कितना है? रेनफॉल का साइज था आपका 0.5 mm to 6 mm। ये देखो 0.5 mm to 6 mm। तो दैट मींस ड्रिजल का साइज आपका 5 से कम होना चाहिए, 0.5 से कम होना चाहिए। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग साइज लेस देन 0.5 mm and intensity less than 1 mm per hour। इंटेंसिटी लेस देन 1 mm per hour। ठीक है? क्लियर है चीज? ये आ गया आपका ड्रिजल। ठीक है? ड्रिजल क्या? साइज लेस देन 0.5 mm and intensity less than 1 mm per hour। ठीक है? फोर्थ की बात करें, फोर्थ फॉर्म इज योर ग्लेज। ठीक है? ठीक है? व्हाट इज ग्लेज? ये बता सकते हैं मेरे को? यहाँ नहीं, श्रीनगर में ही होती होगी, जम्मू में तो नहीं होती।
ठीक है। ग्लेज क्या होता है बेसिकली, जब आपका ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत कम हो, तो जब बेसिकली वहां पे क्या रेनफॉल होती है, जैसे ही रेनफॉल आपकी कोल्ड ग्राउंड के साथ आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं आपके, फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपके, इट इज कॉल्ड योर ग्लेज, इट इज योर ग्लेज। और जो आइस के जैसे शेप में आती है ना अपीयरेंस में, हाँ, आइस जैसी दिखती है, वो फ्लैट जैसी, फ्लैकी। जो प्लेट्स होती है ना, वो प्लेट्स, ठीक है ना, वो बेसिकली आपने देखा होगा, वो जब घरों के ऊपर से ऐसे आइस लटक रही होती है, ऐसे अच्छा देखा होगा अच्छा, ना आपने, वो ऐसे वो लटक रही पपड़ियाँ होती है। जैसी। हाँ, वो बेसिकली होती है आपकी ग्लेज। ठीक है ना, बारिश है, बेसिकली पानी नीचे आया, लेकिन ग्राउंड इतना ठंडा था, तो जिस फ्रीज हो शेप गई। में पानी नीचे फ्लो कर रहा है, उसी शेप में वो कहता है फ्रीज कर जाता है, उसी शेप में क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। फ्रीज। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड ग्लेज। ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली ग्लेज, when droplets of water when droplets of water come in contact with cold ground, then it freezes in that form only। ठीक है ना, तो जिस शेप में वो पानी होता है, उस शेप में क्या करता है, फ्रीज कर जाता है। वो देखा होगा से घरों के ऊपर से साइड से ऐसे बर्फ लटक रही होती है नीचे। ठीक है ना, दैट इज योर शीट्स बन जाती हैं पानी की। ठीक है, दैट इज योर ग्लेज, ग्लेज। ठीक है। फिफ्थ इज स्लीट, SLEET, दैट इज योर स्लीट। ठीक है, अब देखो स्लीट और ग्लेज में डिफरेंस समझना क्या है। ग्लेज क्या है, वाटर ग्राउंड के कांटेक्ट आने के बाद फ्रीज हुआ है। स्लीट क्या है, आपका टेम्परेचर इतना कम है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ध्यान सुनना, बारिश जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, बारिश फ्रीज हो जाती है। रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, इसे बोलते हैं फ्रोजन रेनफॉल। समझ रहे हो, इट इज योर फ्रोजन रेनफॉल। मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से पहले ही क्या हो गया, आपके रेन ड्रॉप्स क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ग्लेज क्या है, ग्लेज देखो, ग्लेज क्या है, ग्लेज वाटर ड्रॉपलेट्स ग्राउंड के कांटेक्ट में आने के बाद फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन स्लीट में क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से पहले ही आपके रेन ड्रॉप्स क्या हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो दीज आर नथिंग, स्लीट इज नथिंग बट इट इज सर ओले 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 हो गए। यार अब पता नहीं यार, इतनी डिटेल नहीं पता। स्नोफॉल क्या होती है? ओले ओले अलग होते हैं, ओले मैं आगे बताऊंगा। ओले हम पढ़ेंगे अभी, हेल, ओलों को बोलते हैं हेल, हम हेल। ठीक है, वो नेक्स्ट पॉइंट वो है, ये अलग है आपके। नहीं, स्नोफॉल तो अलग है, स्नोफॉल तो आपकी वो अलग होगी ना, वो तो क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, वो तो हमारी एज इट इज ही हो रही है। ठीक है ना, वो होती बारिश स्लीट की क्या फॉर्म में। होता है, स्लीट हो गया आपके फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। आधी बारिश आधी बर्फ। हाँ, बस ऐसे ही कुछ समझ लो। दिस इज योर फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट आने से पहले ही क्या हो गया, आपकी जो रेनफॉल है वो फ्रीज हो गई है। ठीक है ना, तो दिस इज नथिंग बट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। ठीक है, सिक्स्थ आता है, अब ओले की बात करते हैं हम। सिक्स्थ इज योर हेल, हेल स्टॉर्म जैसे आते हैं आपके। ठीक है, तो सिक्स्थ इज योर हेल। ठीक है, अब हेल क्या है आपका, this is basically lumps of ice whose size is more than 5 mm। ठीक है ना, ये आ गया आपके ओले। ठीक है, जो lumps of ice whose size is more than 5 mm। ठीक है, whose
whose size is more than 5 mm, ठीक है। तो ये आ गई 6 फॉर्म जिस प्रेसिपिटेशन की, जिससे हमारा वाटर जो है अर्थ पे रीच करता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, आपकी जो ड्यू है, ड्यू समझते हैं सारे, ड्यू ओस ओस जो होती है, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन नहीं है। बेसिकली ये क्या है, जो आपका मॉइस्चर अर्थ सरफेस के ऊपर है, वो बेसिकली आपका दैट इज योर ड्यू। तो ठीक है, ड्यू का ध्यान रखना, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या, आपकी जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो आपकी जब कंडेंस होती है, वो आपकी ड्यू बन जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ड्यू इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्यू इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक है। सर नेक्स्ट कोरा आता है, नहीं थी, हाँ बोल, जो कोरा होता है ना कोरा, हाँ वो हाँ भी हाँ, ड्यू के कैटेगरी में ही आएगा, वो भी, हाँ वो भी आपका प्रेसिपिटेशन, दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ध्यान है रखना, ना। वो भी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, ठीक है। वो भी ड्यू जैसा ही है आपका, बेसिकली वो भी आपका ड्यू जैसा ही है। बड़ी सर्दियां जब हो जाती हैं आपकी, उस केस में जब वो कंडेंस होता है एटमॉस्फेयर में सबका ह्यूमिडिटी, तो वो आपका क्या, कोरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स ऑफ वेटनेस, नेक्स्ट आपका इंडेक्स ऑफ वेटनेस, ठीक है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या बताता है, बेसिकली हमारा इंडेक्स ऑफ वेटनेस बताता है हमारा, कितनी जगह इट शोज वेरिएशन और deviation from average annual rainfall, average annual rainfall, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है। बेसिकली इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या बता रहा है कि हमारी एवरेज एनुअल रेनफॉल से किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कितनी वेरिएशन हुई, ठीक है। लेट सपोज इंडिया की बात करें, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, लेट सपोज इन इंडिया हमारी एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है, 100 to 120, 120 एवरेज एनुअल रेनफॉल लेट सपोज हम लेते हैं, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं 100 सेंटीमीटर। और लेट सपोज इन 2020 योर एनुअल रेनफॉल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट सपोज योर एनुअल रेनफॉल वाज 60 सेंटीमीटर, कहां पे, 2020 की बात करें सिर्फ हम, तो दैट मींस योर इंडेक्स ऑफ वेटनेस is equal to 60 annual rainfall in 2020 upon average annual rainfall कितनी होती है, 100 into 100, that means ये आ गया आपका, कितना आ गया, इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60%, ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60%। देखो हमें इंडेक्स ऑफ वेटनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, हमें इंडेक्स वेटनेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंडेक्स ऑफ वेटनेस से एक और आपको हमें एक टर्म मिलती है, देखो 60%, इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश कितनी हुई हमारी एनुअल रेनफॉल के हिसाब, सिर्फ 60%, समझ रहे हो, मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल की सिर्फ 60% हुई, इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 40%। इसका मतलब 40% की हमें डेफिशिएंसी से मतलब है, इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल रहा है, 40% डेफिशिएंसी, इसका मतलब हमें यहां से क्या मिला, 40% डेफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या हो गया, 40% की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है। तो डेफिशिएंसी के हिसाब से हमारी कैटेगराइजेशन है, ठीक है, क्या बोलता है, इफ रेनफॉल डेफिशिएंसी, इफ रेनफॉल डेफिशिएंसी
is between 30 to 45%, 30 to 45%, इसे हम बोलते हैं लार्ज डेफिशिएंसी, इसे हम बोलते हैं लार्ज डेफिशिएंसी। और अगर if deficiency is between, if rainfall deficiency is between 45 to 60%, 45 to 60%, इसे हम बोलते हैं सीरियस डेफिशिएंसी। इसे हम बोलते हैं सीरियस डेफिशिएंसी। और लास्ट, और अगर आपकी डेफिशिएंसी, थर्ड, if rainfall deficiency is greater than 60%, इसे हम बोलते हैं डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी। इसे हम बोलते हैं डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी। इसे हम बोलते हैं डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी। ठीक है, अब डेफिशिएंसी से होगा क्या, ये मुझे बता सकता है डेफिशिएंसी से क्या होगा? सूखा, सोर्सेज ऑफ वाटर जो है उसमें डेफिशिएंसी आएगी, ड्राफ्ट आ जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब ड्रॉट आएगा। ठीक है, जो आपका सूखा पड़ना। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, डेफिशिएंसी का मतलब, लेट्स सपोज अगर डेफिशिएंसी अगर जैसे हम 60% की बात करते हैं, ठीक है, 60% ले लो, 70% ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इंडिया के 70% एरिया में आपकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, हो सकता है किसी एक एरिया में बारिश ज्यादा हुई है और किसी एक एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना, ये एक बेसिकली दिस इज अ एरिया स्पेसिफिक टर्म, समझ रहे हो? ये डेफिशिएंसी है, इट इज एन एरिया स्पेसिफिक टर्म। हो सकता है किसी एक एरिया में बारिश ज्यादा हुई है और किसी एक एरिया में बारिश बहुत कम हुई है। ठीक है ना, आपको पता ही है इंडिया में जो रेनफॉल है हर जगह सेम नहीं होती, कुछ एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है, कुछ एरियाज में रेनफॉल कम होती है। पर हम जो ये इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये तो हम क्या ले रहे हैं, ओवरऑल रेनफॉल ले रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या ले रहे हैं, ओवरऑल रेनफॉल ले रहे हैं, पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं 60 सेंटीमीटर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे एरिया में कम हुई है बारिश, हो सकता है 60 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो गई है और बाकी एरिया में 20% डिस्ट्रीब्यूट हुई है, समझ रहे हो? तो ये हो सकता है किसी एक एरिया में, देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है किसी एक एरिया में ड्रॉट आया है और हो सकता है किसी एक एरिया में फ्लड आ गया है, समझ रहे? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ा है और किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या आ गया, इतनी बारिश हुई कि फ्लड आ गया हुआ है। जैसे हमारा जनरली नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, वहां पे ऑलमोस्ट हर साल के आते हैं, फ्लड्स आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और वहीं आप महाराष्ट्र वाला एरिया चले जाओ, जो विदर्भ वाला एरिया, सेंट्रल पोर्शन जो है महाराष्ट्र का, वहां पे हर साल सूखा पड़ता है, वहां पे हर साल सूखा पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में सूखा पड़ा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ा। और ऐसा जरूरी नहीं है, लेट्स सपोज बारिश होगी, आपकी एवरेज रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर, इंडिया में बारिश होगी 140 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में 140 हुई है, हो सकता है किसी एक एरिया में ज्यादा बारिश हुई है और इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी एक एरिया में बहुत नहीं कम बारिश हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ये एवरेज रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, डेफिशिएंसी है, यहाँ पे हम ड्रॉट पढ़ेंगे आगे, ये एरिया स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ये एरिया स्पेसिफिक टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक साल हमारा ड्रॉट ईयर है तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ड्रॉट आया, नहीं, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉट आया। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो ये टर्म्स होती हैं ये आपकी एरिया स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉट की। नेक्स्ट इज योर ड्रॉट का मतलब क्या हुआ? सूखा। व्हाट इज ड्रॉट? सूखा, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, वाटर। ठीक है, कंडीशन ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। ठीक है,
अभी आपकी रेनफॉल भी हो सकती है, अब पढ़ेंगे हम अलग अलग टाइप ऑफ ड्रॉट की, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्रॉट की। टाइप्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के ड्रॉट्स होते हैं, इसके 3 टाइप के ड्रॉट्स हैं। फर्स्ट इज योर मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, second is your hydrological drought, and third is agricultural drought. एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, तीनों की टाइप हम नाम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट क्या हो गया? व्हाट इज मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट? एरिया वाइज सूखा पड़ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डिक्लेयर करते हैं। क्या? किसी एरिया वाइज सूखा पड़ना। नहीं, एरिया वाइज देखो। मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट क्या हो गया? मीटीरियोलॉजिकल इंडियन मीटीरियोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो रेनफॉल वगैरह क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। तो मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट हो गया जब रेनफॉल में डेफिशिएंसी हो। मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट हो गया व्हेन रेनफॉल में डेफिशिएंसी है, जब आपकी प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल नहीं बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, जब प्रेसिपिटेशन में डेफिशिएंसी है उसके कारण जो ड्रॉट हो रहा है, दैट इज योर मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। सेकंड आ गया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब जब आपकी वाटर सोर्सेज, रिवर्स, लेक्स, इनमें जब वाटर लेवल कम हो जाए, ठीक है, इनमें जब आपका वाटर लेवल कम हो जाए, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब आपका वाटर बॉडीज में आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ वाटर कम हो जाए, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और तीसरा आ गया एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या हो गया? जब एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर चाहिए, अगर उसमें कमी आ जाए, एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर चाहिए अगर उसमें कमी आ जाए, जो इरिगेशन वाटर है, लेट्स सपोज, अगर उसमें कमी आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं, फर्स्ट इज मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। Meteorological drought क्या हो गया? What is meteorological drought? This is the drought which is characterized by deficiency of precipitation, ठीक है। Drought which is characterized by deficiency of precipitation, ठीक है। तो इसमें भी आपकी क्लासिफिकेशन है, डेफिशिएंसी के हिसाब से हमारी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इफ, पहला आ गया इफ deficiency of precipitation, if deficiency of precipitation is up to 25%, इसे हम बोलते हैं सिंपल ड्रॉट, सेकंड बोलेंगे if deficiency of precipitation is between 25 to 50%, इसे हम बोलते हैं मॉडरेट ड्रॉट। दिस इज मॉडरेट ड्रॉट। एंड थर्ड इज if deficiency of precipitation is more than 50%, इसे हम बोलते हैं सेवियर ड्रॉट। इसे हम बोलते हैं सेवियर ड्रॉट, ठीक है। क्लियर है चीज? इसे हम बोलते हैं सेवियर ड्रॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है
कि आपका ड्रॉट थ्रू आउट दी कंट्री हो, अगर किसी लेट सपोज इंडिया में, जैसे एग्जांपल मैंने बताई, बारिश अगर कम हुई है तो जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में सूखा पड़ गया है, ठीक है, जरूरी नहीं है पूरे इंडिया में सूखा पड़ा है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ा, किसी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ा। तो एरिया के हिसाब से, ये तो हमने देखा प्रेसिपिटेशन की कमी के कारण जो हमने क्लासिफिकेशन की है, अब हम देखते हैं एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अगर आपका, हम किसी भी साल को, किसी भी ईयर को हम ड्रॉट ईयर कब बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर year is called as drought year, is called drought year if the area affected by the drought is more than 20%. drought is more than 20%। अगर किसी कंट्री का 20% से ज्यादा एरिया, अगर किसी कंट्री का 20% से ज्यादा एरिया अगर ड्रॉट से अफेक्टेड है, तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये पूरा साल ही क्या हो गया आपका, दिस टोटल ईयर इज अ ड्रॉट ईयर, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। और अगर किसी भी एरिया में probability of drought in an area is 20 to 40%, in area is 20 to 40%, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया। ऐसे एरिया के बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। अगर किसी भी एरिया में ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटी 20 to 40% के बीच में है, इसे हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉट इन एन एरिया is more than 40%, इसे हम बोलते हैं क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। अगर ड्रॉट आने की किसी एरिया में प्रोबेबिलिटी 20 to 40% है, वो हो गया ड्रॉट प्रोन एरिया। और अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 40%, इट इज क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। और इंडिया में, in India 33% of area is drought prone area, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया का जो 33% एरिया है दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। क्लियर है चीज, ये आ गया आपका मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन की कमी के कारण जो आपका ड्रॉट आ रहा है, ठीक है, दैट इज योर मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। सेकंड इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये क्या आ गया, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या आ गया, डेफिशिएंसी इन वाटर लेवल ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। जब वाटर बॉडीज में आपका वाटर लेवल कम हो जाए, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, रेजर्वॉयर्स के अंदर, इवन ग्राउंड वाटर का भी अगर लेवल डाउन हो जाए,
that is your hydrological drought, that is your hydrological drought. ठीक है. Third is agricultural drought. Agricultural drought. Agricultural drought क्या हो गया? Agricultural drought क्या हो गया? Deficiency in moisture, for plant growth. Deficiency in moisture required for plant growth, ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक इंडेक्स करते हैं. ठीक है. दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एन इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स. ठीक है. तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट can be calculated by an index called as aridity index. ठीक है. which is AI, which is equal to potentio evapotranspiration PET minus actual evapotranspiration upon potentio evapotranspiration into 100. ठीक है. तो aridity index is nothing but PET minus AET upon PET, where PET is potentio evapotranspiration. ये सब टर्म्स आपने पढ़ी हैं, अभी इसका मतलब समझाता हूं मैं. potentio evapotranspiration potential evapotranspiration क्या है बेसिकली? इट इज नथिंग बट कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर. जब आपका इनफ वाटर अवेलेबल है, किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए. तो उस समय जो प्लांट आपका वाटर कंज्यूम करता है, दैट इज पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन. ठीक है. तो इट इज नथिंग बट amount of water consumed by plant if sufficient, मतलब जब पानी की कोई कमी नहीं है. ठीक है ना. जब हमारे पास इनफ इरिगेशन वाटर अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्लांट इफ sufficient moisture is available throughout its growth period, ठीक है. इसे हम कंजम्पटिव यूज भी बोलते हैं, also called as कंजम्पटिव यूज. इरिगेशन में पढ़ लिया हमने कंजम्पटिव यूज क्या होता है. प्लांट जितना वाटर यूटिलाइज करता है किसमें? अपने ग्रोथ पीरियड में, दैट इज कंजम्पटिव यूज. नेक्स्ट आता है आपका AET. दिस इज नथिंग बट एक्चुअल evapotranspiration. ठीक है. तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन तो आ गई आपकी काल्पनिक बातें, मन गढ़ंत कहानियां. पोटेंशियल इवेपोर की जब इनफ मॉइस्चर अवेलेबल है उस समय प्लांट कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, जबकि इतना मॉइस्चर कभी भी अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है ना. तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या हो गया कि एक्चुअल कंडीशंस में, एक्चुअल फील्ड कंडीशंस में वाटर प्लांट कितना वाटर यूटिलाइज कर रहा है, प्लांट कितना वाटर यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन. तो एक्चुअल फील्ड कंडीशंस,
ठीक है, एक्चुअल फील्ड कंडीशंस में, एक्चुअल फील्ड कंडीशंस में जो आपका प्लांट वाटर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, दैट इज एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एरिडिटी इंडेक्स। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एरिडिटी इंडेक्स, तो आपका AI, अगर इसकी वैल्यू, AI की वैल्यू 0 to 25% के बीच में है, then it is called mild arid region। ठीक है, then it is called mild arid region, that is called arid region। समझते हैं सारे क्या होते हैं, what is arid region, ARID किसको बोलते हैं? जहाँ पे वाटर से चाहिए था एग्रीकल्चर के लिए। मतलब हाँ, डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया होते हैं ना, उनको हम एरिड रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 0.25, आ गया आपका माइल्ड एरिड रीजन। नेक्स्ट इज इफ AI aridity index lies between 25% to 50%, सर ये डेफिशिएंसी में 25% आएगा, to, एरिड मतलब डेफिशिएंसी। ये आपका नहीं डेफिशिएंट मतलब सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी समझ लो यार, कि एरिड इंडेक्स हो गई कहाँ पे एग्रीकल्चर ड्रॉट हो रहा है, कितनी कमी है वहां पे वाटर की। ठीक है, और अगर आपका AI 25 से 50% है, मतलब एरिड इंडेक्स ज्यादा है, मतलब पानी आपका ज्यादा कम है, तो इट इज कॉल्ड मॉडरेट एरिड रीजन। ठीक है, एंड थर्ड इज if arid index is greater than 50%, it is called severe arid region, severe arid region, it is called severe arid region। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो एरिड इंडेक्स के आ गया आपका जो आपका एक्चुअल वाटर प्लांट, जो आपका पोटेंशियली प्लांट जो आपका वाटर कंज्यूम कर सकता है, जब उसको इनफ वाटर अवेलेबल हो, और जो एक्चुअल वाटर अवेलेबल है उसका डिफरेंस जो है, दैट इज बेसिकली योर एरिडिटी इंडेक्स। और एरिड इंडेक्स की वैल्यूज हमने देख ली 0 से 25, 25 से 50, ग्रेटर देन 50। उसके हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन कैसे है एरिया की। ठीक है, माइल्ड एरिड रीजन, मॉडरेट एरिड रीजन और सेवियर एरिड रीजन, ठीक है, क्लियर? तो ये आगे हमारे 3 टाइप ऑफ ड्रॉट, नेक्स्ट बात करते हैं अब मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, हम देखा कि रेनफॉल को मैंने पहले बता दिया कि रेनफॉल हम किस में मेजर करते हैं, हम रेनफॉल कैसे करते हैं आपके सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। अब सेंटीमीटर मिलीमीटर का मतलब भी समझा दिया मैंने आपको कि एक एरिया में अगर हम जो रेनफॉल हो रही है उस एरिया में अगर हम उस वाटर को स्टैंड होने दें, तो किस हाइट तक वाटर खड़ा होगा, किस वाटर तक आपका हाइट तक आपका वाटर जो स्टैंड करेगा, दैट इज योर रेनफॉल ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो रेनफॉल हम मेजर किससे करते हैं, तो रेनफॉल इज मेजर्ड, it is measured using rain gauge station, ठीक है, बेसिकली करते हैं अलग अलग जगह पे हम क्या लगाते हैं, रेन गेज लगाते हैं। अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं, रेन गेज लगाते हैं। और सुबह 8:30 बजे 8:30 जाके हम क्या चेक करते हैं वहां पे, उसमें हम रेनफॉल चेक करते हैं कितनी रेनफॉल हुई है। तो अकॉर्डिंगली आपकी क्या आ जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया की रेनफॉल। ठीक है, अब कितने रेन की अब बोल तो दिया कि इट इज मेजर्ड यूजिंग रेन गेज स्टेशन। अब किसी एरिया में कितने रेन गेज लगाने हैं, कितनी कहां पे लगाने हैं, ठीक है ना,
तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। तो द नेटवर्क डेंसिटी of rain gauge stations depends upon ठीक है, सबसे पहले उस एरिया में रेनफॉल कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बारिश कितनी हो रही है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में जब बारिश कम है वहां पे 50 रेन गेज स्टेशन लगा दोगे, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ जहाँ बारिश बड़ी ज्यादा होती है वहां पे सिर्फ 2 ही लगाओगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है ना। तो जहां पे जितनी ज्यादा बारिश, हमें उतने ज्यादा रेन गेज स्टेशन लगाने पड़ते हैं। सेकंड आता है आपका टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, किस तरीके का एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट इज लास्ट इज डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आपको रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा रेन गेज स्टेशन लगाओ, कम चाहिए तो कम लगाओ, ठीक है। तो दिस इज योर डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो बेसिकली कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, आपके रेन गेज लगाते हैं। कुछ गाइडलाइंस है आपके जिस हिसाब से हम क्या रेन गेज लगाते हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या है वो देखते हैं आगे हम, ठीक है। तो WMO ने आपके कुछ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, एरिया की हमें कैसी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो सेकंड पहले बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज requirements to be fulfilled for installing rain gauge station, requirements to be fulfilled for installing रेन गेज स्टेशन, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, जो भी एरिया है, जो भी जहां पे आप रेन गेज लगा रहे हो, वो उसका आपका 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले फेंसिंग लगानी है, ठीक है ना। एरिया टू बी, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने रेन गेज लगा लिया, कोई जानवर वगैरह आ गए, गाय भूख वगैरह कोई आ गए, उसने रेन गेज स्टेशन को आके गिरा दिया, ठीक है ना, तो आपका डेटा सारा खत्म, ठीक है ना। एरिया टू बी फेंस्ड बाय 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर, मतलब 5.5 मीटर पर 5.5 मीटर एरिया को आपने क्या करना है, फेंसिंग करनी है, और उसके बीच में क्या लगाना है, अपना रेन गेज, उसको क्या लगाना है, रेन गेज। सेकंड रेन गेज को अब ऐसे लगाना, ऐसा नहीं है कि 2 ऊंची बिल्डिंग और उसके बीच में रेन गेज लगा दिया, बारिश उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो आपका जो रेन गेज होना चाहिए वो कम से कम 30 मीटर दूर होना चाहिए, 30 मीटर दूर होना चाहिए, कहां से, जो नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, जो नियरेस्ट तो ये बिल्डिंग क्या है, लिखा उससे था, कम से एरिया कम टू बी फेंसिंग, ठीक है। जो लोहे की तार लगाते हैं ना, कांटे वाली तार, ठीक है। बस वो आ गया 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर। अगला है जो रेन गेज स्टेशन लगाना, वैसा नहीं है 2 ऊंची बिल्डिंग है उसके बीच में रेन गेज स्टेशन लगा दिया। तो रेन गेज स्टेशन कम से कम 30 मीटर्स आपका दूर होना चाहिए, जो नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन की 2 टाइम्स इट्स हाइट, नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन की उसकी 2 टाइम्स हाइट उससे दूर होना चाहिए। लेट्स सपोज जो नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी हाइट है आपकी 20 मीटर्स, तो कम से कम उससे ऑब्स्ट्रक्शन से 40 मीटर दूर होना चाहिए आपका क्या, रेन गेज स्टेशन, ठीक है ना। तो रेन गेज must be
kept 30 meter, must be kept 30 meter or two times the height of nearest obstruction, ठीक है. The rain gauge must be kept यहाँ पे लिख लेना at a distance of kept at a distance of 30 meter or two times the height of nearest obstruction. और third is सर दोनों में से कौन rain सी gauge. लेनी है हमने वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू लेनी है हमने दोनों में से. इसमें आपने ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, इसमें से जो बड़ी होगी वो लेनी है आपने. और थर्ड आ गया रेन गेज मस्ट बी प्लेस्ड, रेन गेज must be placed on a horizontal surface, ठीक है. उसको ऐसा नहीं टेढ़ा रख देना है, ठीक है. रेनफॉल जो कलेक्ट होनी चाहिए हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस से होनी चाहिए, ठीक है. क्लियर एजेस, ठीक है. तो ये आ गया आपका 3 रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल होनी चाहिए आपके रेन गेज स्टेशन लगाने से पहले, जो आपकी कंडीशन जो होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है. वो आ गई ये, ठीक है. नेक्स्ट आता है आप टाइप्स ऑफ रेन गेजेस. नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, ठीक है. टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, ठीक है. तो इसमें बेसिकली 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है आपकी. एक आते हैं आपके नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा आता है आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है. तो इसकी बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन है. एक आता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और सेकंड आता है आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है. तो दोनों को एक एक करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट आ गया. इसके एग्जांपल्स याद रखना बस, और ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है. रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है. फर्स्ट आता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज. सबसे पहले आता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है. नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या हो गया? आपका एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, बारिश पड़ रही है उसमें इकट्ठी हो रही है, बारिश होगी, आपने जाना उसमें मेजर करना है कितनी बारिश हुई है, दैट इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज. बस वो कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है ना. जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो क्या करता है, साथ साथ रिकॉर्ड भी कर जाता है कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है. बेसिकली वो एक ग्राफ भी साथ साथ में क्या होता है, प्लॉट करते जाता है, ठीक है ना. तो उसमें आपको रेनफॉल भी मिल जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी मिल जाएगी, सब मिलेगा. लेकिन जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है उसमें कुछ नहीं मेजर करना, वो सिर्फ आपका वाटर कलेक्ट करेगा. आपने जाके हाइट मेजर करनी है कितनी बारिश है, अकॉर्डिंगली क्या मिल जाएगा आपको, रेनफॉल ऑफ दैट एरिया. तो आपका जो मोस्ट कॉमनली used non-recording rain gauge in India is Simon's rain gauge. साइमंस रेन गेज, ठीक है. तो ध्यान रखना, बहुत बारी पूछ लेते हैं ये, ठीक है. साइमंस रेन गेज which has a collecting diameter which has a collecting diameter of
127, which has a collecting diameter of 120 centimeter mm, 127 centimeter mm, ठीक है, which has a collecting diameter of 127 mm, ठीक है। तो ये आ गया आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। एक एग्जांपल इसकी है साइमंस रेन गेज, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग क्या हो गया, जो कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ वाटर कलेक्ट कर रहा है और आपको रेनफॉल दे रहा है, ठीक है। सेकंड इज recording rain gauge. Second is recording rain gauge. Second is recording rain gauge, ठीक है। तो ये रेन गेज कौन से हैं? These rain gauges provide a continuous plot of rainfall with time, continuous rainfall with time, ठीक है। तो let's suppose जैसे सर ये डिजिटल में होता है? हाँ, ये डिजिटल में आता है एडवांस्ड? ये नहीं, डिजिटल में नहीं आता बेसिकली। ये आपके जैसे क्या बताऊं आपको, बेसिकली पेपर का एक रोल होता है, और उसके ऊपर एक क्या होता है, छोटा सा ना ऐसे निब सी लगी होती है। जैसे बारिश होती है वो क्या करता है, ऐसे मूव करता रहता है। जैसे हमारा वो होता है ना, जैसे डिजिटल स्केल वाला, अर्थक्वेक वाला। हाँ रिक्टर स्केल वाला, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या था, प्लॉट देता जाता है आपको ये, ठीक है ना। डिजिटल में नहीं आता, ध्यान, ये डिजिटल नहीं है आपका, ठीक है। तो ये जस्ट आपको प्लॉट देगा किसका, दिस एक एक्सिस पे आ जाएगा आपका टोटल रेनफॉल, और सेकंड पे आएगा आपका टाइम, टोटल रेनफॉल और टाइम। तो ये कुछ इस तरीके से, एक मिनट यार होल्ड करना। ठीक है, तो ये आता है बेसिकली इस तरीके से, टोटल रेनफॉल और टाइम के बीच में आपको क्या देगा, एक कर्व देगा, ठीक है। तो वो कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब रेनफॉल तो विद टाइम आपकी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। जैसे बारिश होगी आपकी, विद टाइम क्या होगा, रेनफॉल इंक्रीज करते जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व देता है, और इसे हम बोलते हैं मास कर्व, ठीक है। देखना, कोई भी कर्व जो आपको टोटल रेनफॉल के अगेंस्ट जो आप कर्व लोगे, उसे हम बोलेंगे मास कर्व, ठीक है। अब मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, अगर मुझे रेनफॉल निकालनी है, कैसे निकालूंगा? ये तो क्या आ गई, टोटल रेनफॉल आ गई, ठीक है। लेट्स सपोज सुबह 4 बजे रेनफॉल स्टार्ट हुई, सुबह 4 बजे, 4 फिर आ गई ये 5, 6, 7, 8, ये सुबह 9 बजे तक उसने मुझे रेनफॉल का डेटा दे दिया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे 6 से 7 बजे के बीच में रेनफॉल निकालनी, कैसे निकालूंगा? फिर ऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसकी एक्सिस और वाई एक्सिस से। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये 6 से लेके 7 बजे तक का बीच में क्या करेंगे, हम इतना एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये एरिया कैलकुलेट किया, राइट, ये एरिया कैलकुलेट किया, तो मुझे क्या मिल गया, इस पर्टिकुलर आवर में 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कितनी बारिश हुई, वो मुझे कहां से मिल जाएगा, एरिया एनक्लोज्ड एरिया बिलो दैट मास कर्व, ठीक है। देखो अब यहां से मुझे क्या क्या मिला, देखो टोटल रेनफॉल मिल गई मुझे, उसके बाद मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बीच में कितनी बारिश हुई, मुझे वो मिल गया। सेकंड चीज, अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज मुझे 8 बजे, या लेट सपोज मुझे 8 बजे कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल थी, अगर मुझे वो निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है।
तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करूं, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मुझे क्या मिल जाएगी? उस पर्टिकुलर टाइम में क्या इंटेंसिटी से बारिश पड़ रही थी, वो मुझे मिल जाएगी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो देखो रिकॉर्डिंग रेन गेज से मुझे क्या क्या मिल रहा है? मुझे टोटल रेनफॉल भी मिल रही है, मुझे किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कितनी रेनफॉल हुई है मुझे वो भी मिल रहा है, और मुझे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी मिल रही है। जबकि नॉन रिकॉर्डिंग में मुझे क्या मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही थी? टोटल रेनफॉल बस, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग रेन गेज में मुझे क्या क्या मिला? दैट मीन्स using this data, using this data, total rainfall, comma, rainfall during any particular time period and intensity of rainfall at any instant can be calculated. राइट? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और इंटेंसिटी कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे? टेंजेंट at any point on mass curve, at any point on mass curve gives intensity of rainfall, gives intensity of रेनफॉल। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वहां से हमें क्या मिलेगा? वहां से हमें क्या मिल जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो अब रिकॉर्डिंग टाइप की हम एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन सी होती हैं इसकी एग्जांपल मतलब टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, अब इसके टाइप्स में आ जाओ। ठीक है, आपका एक आ गया आपका टिपिंग बकेट रेन गेज, बकेट रेन गेज। सेकंड आ गया आपका वेइंग बकेट रेन गेज, वेइंग बकेट रेन गेज। थर्ड आ गया आपका फ्लोट टाइप रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज। और फोर्थ आ गया आपका नेचुरल साइफन रेन गेज। फोर्थ इज natural siphon rain gauge, and it is the natural siphon जो rain gauge है ये वाला, it is the standard recording rain gauge used in India. Standard recording rain gauge used in India। जो इंडिया में आपका जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है यूज होता है, वो आ गया आपका नेचुरल साइफन रेन गेज। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है सर। थर्ड चलो आज थर्ड आ गया फ्लोट टाइप, फ्लोट FLOAT, फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आपका रेनफॉल रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मिसिंग डेटा और आपका रन ऑफ। ठीक है सर एक कल बार 2-3 मैथमेटिकल प्लॉट खोलना जरा ऊपर। सर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं कि वैल्यूज पूछी जाती हैं?
सर रिकॉर्डिंग बंद करना। एक सेकंड